सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट ने लगभग 2500 करोड़ रुपए जो हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के कंप्यूटराइजेशन के लिए लगा दिए हैं। और ये आपको पता है कि जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है इंडिया में, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग 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 टर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म का हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, वो 3 टियर स्ट्रक्चर सिस्टम पर काम करता है। एक आपकी विलेज लेवल पर होती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो आपके स्टेट लेवल पर होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये आपके स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर जो है वो एडमिनिस्टर होते हैं और रेगुलेटेड बाय आरबीआई भी होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, ये लोएस्ट टियर में आती हैं, विलेज लेवल पर आती हैं। इसलिए ना तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आती हैं और ना ही ऑफ कोर्स आपके आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। लेकिन फिर भी 13 करोड़ फार्मर्स इससे एसोसिएटेड हैं। लगभग 41% जो किसान क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं, वो इन्हीं पैक्स के मेंबर्स को मिले होते हैं। और ये आपके शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन्स जो हैं, वो फार्मर्स को अपने मेंबर्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो अब इसका रोल क्या होता है? ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर बोरोवर्स के साथ डील करना विलेज के, और जो मेंबर्स हैं उनको लोन दिलवाना। लेकिन जो ये शेयर है सोसाइटीज़ का, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का, बहुत ही स्मॉल वैल्यू का होता है। इसीलिए जो है प्योर फार्मर्स इसका मेंबर बन के वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करना, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना मेंबर्स को, ये सब इसका फंक्शन होता है। एडवांटेज ये है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्रेडिट जो है फार्मर्स को मिल सकता है। सेविंग हैबिट्स भी जो है फार्मर्स में इस पैक्स के थ्रू आती है। ठीक है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि ये पैक्स जो हैं, जबकि इतने लोअर रंग पर काम कर रही हैं, फिर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी तक कवर नहीं है। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट है वो लार्ज लैंड ओनर्स के पास जो है वो एक तरह से चला जाता है, एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। वही जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सिस्टम की, कि लार्ज लैंड ओनर्स, लार्ज फार्मर्स जो है वो सारा शेयर जो है वो क्रेडिट का या फिर जो बेनिफिट्स का वो अमास कर लेते हैं। और पैक के रिसोर्सेज भी जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से भी लार्ज लैंड ओनर्स जो हैं वो सारा अपने पास जो है वो क्रेडिट रख लेते हैं, तो स्मॉल कल्टिवेटर्स को नुकसान होता है। अब अगर हम इनकी कंप्यूटराइजेशन करें तो फ़ायदा क्या है, ये भी देखते हैं। अब इससे जो है पैक्स के पास एक तरह से अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि अभी तक तो वो मैनुअली जो है वो काम कर रहे हैं, उससे ट्रस्ट डेफ़िसिट भी आ रहा है, मेंबर्स को पता ही नहीं है कि क्या काम चल रहा है। फिर उनका जो सॉफ्टवेयर है, जो उनकी ऑडिटिंग हो रही है, वो भी कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं है। ठीक है? सबकी अलग-अलग जगह पर है, और ना ही वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ना ही वो आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और जो आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ ही जो है वो आपके कनेक्टेड हैं। ठीक है। इसीलिए जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वो पर्पस को सर्व करने के लिए और सर्विस डिलीवरी फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कंप्यूटराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्रैक डाउन ऑन चाइल्ड मैरिजेस इन असम। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पिछले कुछ दिनों से असम ने लगभग 2000 जो है मैन को स्टेट वाइड के क्रैक डाउन ऑन चाइल्ड मैरिज में अरेस्ट कर लिया है। ठीक है। तो अब जो है आपको पता है कि हो क्या रहा है कि मैरिज अगर मैन ने 14 साल से कम की एज की गर्ल्स के साथ की है, तो उनको पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट कर रही है असम पुलिस। और अगर 14 से 18 साल की एज में मैरिज की है उन्होंने वेमेन के साथ, तो उनको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। अब डिबेट है क्या? अब डिबेट ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो कहते हैं कि अगर एक लेडी है, उसने 15 ईयर्स की एज जो है वो कंप्लीट कर ली है, उसने मतलब प्यूबर्टी कंप्लीट कर ली है, तो उसके साथ मैरिज की जा सकती है। लेकिन हमारा जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, वो तो ये कहता है कि लीगल एज ऑफ मैरिज जो है वो 18 है। ठीक है, विमेन के लिए। जुडिशरी भी अभी इस इशू को एग्जामिन कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो रादर 2021 में एक बिल लेकर आई है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, जिसमें जो है मैरिजेबल एज जो है उसको 18 से बढ़ाकर 21 किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ जया जेटली कमेटी रिकमेंडेशंस। लेकिन फिर भी
चाइल्ड मैरिजेस का अगर हम स्टेटस देखें इंडिया में, तो जो है चाइल्ड मैरिजेस कम होती जा रही हैं। 2005-6 में अगर 47% के आसपास होती थी, तो वो अब कम होकर लगभग 27% हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी जो हायर प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज है, वो वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में सिचुएटेड है। फिर भी हमको अगर हम देखें तो एक एनकरेजिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में रिडक्शन हो रही है चाइल्ड मैरिजेस की। ग्लोबली अगर हम देखें तो लगभग 12 मिलियन पर ईयर जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो कि चाइल्डहुड मैरिज में जिनकी हो जाती है, ठीक है। अब इंडिया में लॉज हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल जो अभी हम रिसेंटली लेकर आए हैं 21 साल की उम्र करने के लिए वुमेन के लिए, ठीक है। तो ये सब लॉज जो हैं वो हमारे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स भी लेकर आती है, सुकन्या समृद्धि योजना, ताकि वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो प्रमोट किया जा सके। लोगों को जो है पेरेंट्स को खासकर इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो एक तरह से ये स्कीम है, ताकि वो अपने जो है अपनी गर्ल चाइल्ड की फ्यूचर स्टडीज़ और मैरिज के लिए जो है वो सेविंग्स कर सकें। ऐसे ही बालिका समृद्धि योजना भी है, ताकि जो है गर्ल चाइल्ड की एनरोलमेंट और एजुकेशन में रिटेंशन हो सके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो है, आपको पता ही है कि गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी के लिए जो है वो बिफोर एंड आफ्टर दे आर बॉर्न वो स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बार्ड। बार्ड आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गूगल ने फाइनली चैट जीपीटी का जो है वो आंसर निकाल दिया है। गूगल एक कॉम्पिटिटर लेकर आ रहा है जिसका नाम होगा बार्ड। कंपनी के लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन लाम्बडा का जो है ये बेस्ड ये एक एआई मॉडल है। अब आपको पता ही होगा चैट जीपीटी जो है वो एक जनरेटिव एआई है, जो कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो कुछ भी जनरेट करके दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए। तो एक कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको ओपन एआई रिसर्च फर्म ने जो है वो बनाया है, और ये एक तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करता है। कोई भी आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। ऐसे ही बार्ड भी जो है वो गूगल का अपना कन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट होने वाला है। इन डेप्थ एनालिसिस देने वाला है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में ये बात करेगा और ऐसे स्टाइल में आंसर्स देगा। अब क्या बार्ड जो है वो जीपीटी से बेटर है? बार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये आपको ऑफ कोर्स कहा जा रहा है कि बार्ड जो है वो लिमिटेड रोल आउट किया जाएगा, बट स्टिल आपके जैसे चैट जीपीटी है उसी की तरह ही ये भी काम करने वाला है, क्योंकि उसी की ही ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी जो बैकबोन है चैट जीपीटी का, उसी के ऊपर ही जो है बार्ड को भी बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट ने प्रपोजल रखा है कि जो फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं इंडियंस, उनके ऊपर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 20% का लगाया जाएगा टोटल वैल्यू के ऊपर। तो होता क्या है कि हमारे इंडियन रेजिडेंट्स को फॉरेन करेंसी में जो है वो रेमिट करने के लिए जो है वो इस स्कीम के अंदर जो है वो परमिशन दी जाती है। अब फेमा रूल्स जो है उसके अंदर जो है फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र करना आउटसाइड इंडिया वो गवर्न किया जाता है। अब इसलिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आरबीआई ने 2004 में निकाली थी, और इसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो करंटली $2.5 लाख पर ईयर है वो बाहर भेजी जा सकती है। अब अपने जो आप कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टडी करनी हो, कोई भी क्लोज रिलेटिव्स को अपने पैसा भेजना हो, गिफ्ट डोनेशन, वो इस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर आप भेज सकते हो। इवन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, डेट टू इंस्ट्रूमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना, इसके लिए भी पैसा रेमिट किया जा सकता है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड जो है वो लॉटरी टिकट खरीदने के लिए या कुछ प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स खरीदने के लिए जो है वो नहीं भेज सकते। जो आइटम्स शेड्यूल 2 ऑफ फेमा में जो हैं रूल्स में मेंशन है, उसके लिए भी आप जो है वो पैसा बाहर नहीं भेज सकते हो। और अगर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है वो सेंक्शन किया हुआ है, या नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ हैं या टेरिटरीज़ हैं, उनमें भी आप पैसा नहीं भेज सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोर इन्फ्लेशन। इकोनॉमी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि जो कोर इन्फ्लेशन है इंडिया में वो डिक्लाइन होता जा रहा है, और वो 6.25% जो है वो पॉलिसी रेट लिमिट्स पर पहुंच चुका है, और ये ऑफ कोर्स बहुत और भी नीचे जाएगा।
तो अब हम देखते हैं कोर इन्फ्लेशन होता क्या है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या चेंज आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें फूड और एनर्जी सेक्टर के प्राइसेस को जो है वो हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो हर महीने बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कोर इन्फ्लेशन? क्योंकि बहुत से सेंट्रल बैंक्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं अपनी जो भी पॉलिसीज़ बनाने के लिए कि वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑन कंज्यूमर इनकम जो है वो आरबीआई को या बाकी सेंट्रल बैंक्स को कोर इन्फ्लेशन के थ्रू ही पता लगता है। अब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर देखें तो वो बेसिकली सीपीआई है, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये आपका इवन जो है फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स को जो है प्राइजेस को कैलकुलेट करके बनाया जाता है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन ही वो है इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन है जो आपको न्यूज़ में देखने को मिलती है। क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें हम ऐसे कंपोनेंट्स को नहीं रख सकते जिन जो बहुत ही वॉलेटाइल हैं, वरना आपकी पॉलिसी मेकिंग सही नहीं होगी। इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन लोगों की कंजम्पशन के लिए होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है या मतलब सेंट्रल बैंक्स जो भी पॉलिसी मेकिंग करते हैं वो कोर इन्फ्लेशन के बेसिस पर करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सारना रिलीजियस कोड सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो दो मोशंस जो हैं असेंबली में रखने वाले हैं। ऑफ कोर्स उसमें से एक है सारना रिलीजन को ट्राइबल्स के जो रिलीजन को आइडेंटिफाई करना या रिकॉग्नाइज करना। ट्राइबल कम्युनिटीज़ 5 स्टेट्स की झारखंड, उड़ीसा, असम जो है वो डिमांड कर रही हैं, इंक्लूडिंग झारखंड, उड़ीसा और असम, कि उनके रिलीजन को सारना रिलीजन जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाए। अब ये सारना रिलीजन अगर हम देखें तो ये सारना फेथ के जो फॉलोअर्स हैं वो नेचर वर्शिपर्स हैं। ये जल, जंगल और ज़मीन को जो है वो की जो है वर्शिपिंग करते हैं, और ये ट्री और जो है हिल्स को जो है वो वर्शिप भी करते हैं, ठीक है। इनमें आइडल वर्शिप नहीं है, ना ही इनमें वर्ण सिस्टम है, और ना ही हेवन और हेल का कंसेप्ट होता है। तो ये ट्राइबल जो बेल्ट स्टेट्स हैं आपकी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, वहाँ पर ये कंसंट्रेटेड है। और लगभग 50 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन इंटायर कंट्री में सरना जो है रिलीजन से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्मिन्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स जो है वो डेवलप किए हैं, ताकि जो है स्पीशीज़ जिनको वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है उनको मारने की ज़रूरत ना पड़े, उनकी पॉपुलेशन को हम ऐसे ही मैनेज कर लें, ठीक है। वर्मिन कौन होते हैं? जो आपके ह्यूमन की ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए या क्रॉप्स के लिए या लाइफ स्टॉक के लिए या प्रॉपर्टी के लिए न्यूसेंस बन चुके हैं, उनको शेड्यूल 5 में जो है वो डाल दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ताकि उनका शिकार भी किया जा सके, उनको मारा भी जा सके, ठीक है। तो अब आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल हैं। फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में जो भी एनिमल्स होते हैं उनको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिलती है। शेड्यूल 3 और 4 में जो होते हैं उनको भी उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है, बट उनके ऊपर जो उनके में ट्रेड या फिर उनको जो है मारने पे पेनल्टी कंपैरेटिवली कम होती है। शेड्यूल 5 जो है वो उसमें वर्मिन एनिमल्स डाले जाते हैं जिनको हंटिंग की जा सकती है। अगर हम शेड्यूल 6 देखें तो वो प्लांट, ट्रीज़ या क्रॉप्स हैं जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्रोहिबिशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वाजी क्रिस्टल्स, जो आपके इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने थर्ड नेचुरल सोर्स ऑफ क्वाजी क्रिस्टल्स को जो है वो डिस्कवर किया है। क्वाजी क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स हैं ग्लासेस के, और ये एक तरह से प्रिसाइज पैटर्न ऑफ क्रिस्टल्स फॉलो करते हैं। इसमें एटम्स इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि जो पैटर्न है वो अपने आप को ही इरेगुलर वे में जो है वो रिपीट करता है, ठीक है। तो अब ये जो है माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स होते हैं, और ये आपके मीटेराइट में भी देखे गए हैं, और ये नेचुरल क्वाजी क्रिस्टल्स जो हैं आपके मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो एटॉमिक बॉम्ब का प्रोजेक्ट था, उसमें भी पाए गए थे। सैंड हिल ड्यून जो है नेब्रास्का के, वहाँ पर भी रिसेंटली इनको ऑब्जर्व किया गया है। अब क्वाजी क्रिस्टल्स का यूज़ कहाँ होता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, एलईडी लाइट्स बनाने में, नॉन स्टिंग फ्राइंग पैन बनाने में। क्योंकि ये पुअर हीट कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनको एज गुड इंसुलेटर्स जो है वो यूज़ किया जा सकता है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is primary agricultural credit societies. So this topic is important for your economy section. So Union Budget has recently announced 2,500 crore plus rupees for the computerization of nearly 63,000 primary agricultural credit societies over the period of next 5 years. So you know that rural cooperative credit system in India is mandated to ensure flow of credit to the
agriculture sector, and it comprises of short-term and long-term cooperative credit structures. And short-term, if we look at the short-term cooperative credit structure in India, then it is a three-tier system. First, of course, is the primary agriculture credit societies, which are functioning at the village level. Then there are district central cooperative banks, which are functioning at the district level. The third is the state cooperative banks, which are functioning at the state level. The district and state level cooperative banks, they come under the purview of State Cooperative Societies Act, and they are also regulated by the RBI. But the primary agricultural credit societies, they are the lowest tier of the three tier short-term cooperative credit, and still they account for about 13 crore farmers. So PACs also account for almost 41% of Kisan credit card loans, and these PACs are outside the purview of Banking Regulation Act, so they are not regulated by the RBI. They provide short-term and medium-term loans to its members. It also deals with agricultural borrowers of the village. So because the share of these societies is very small, so the poor farmers can also become its members. These PACs also allow a supply of agriculture inputs to its members, including seeds, fertilizers, insecticides. They also provide marketing facilities to the members. So what are the benefits of it? Of course, PACs are important for the credit in agriculture. It also promotes saving habits among its members, but there are certain challenges also. Despite being so important, they're still missing from the northeastern region of India. The large amount of credit is amassed by the large landowners only. PAC's resources are itself too small to help the members, including especially the small cultivators. So, so how this computerization would benefit these PACs? Currently, these PACs are functioning manually, and they have an inefficiency and trust deficit. So PACs computerized would be able to diversify their business. Currently, they do not have a uniform software, and they are not interconnected with DCCBs, that is the district central cooperative banks and the state cooperative banks. They do not have even a common accounting system for audit. So this computerization will be going to repair this system, and financial inclusion would also be served because of small and marginal farmers will be facilitated, and the service delivery to farmers will also be helped. So the next topic is crackdown on child marriages in Assam. This topic is important for your social issues. So over the last few days, Assam has arrested about 2,000 men who are involved in child marriages. So basically, those who are being arrested are being followed a certain pattern. So married girls men who married girls below 14 years of age, they are being booked under the POXO Act. Meanwhile, those who married girls between 14 to 18 years of age, they are being booked under the Prohibition of Child Marriage Act. So what is this dispute here? So you know that as per Muslim personal laws, any man can get married to a bride who has attained puberty. So generally the age of puberty is 15 years. But our Child Marriage Act says that the minimum legal age to get married is 18 years. So that's why there is a dispute on this legal age of marriage. So judiciary is also divided over this issue. Central government has rather tabled a bill in the parliament to raise the marriageable age for women across all religions from 18 to 21 years. This has been suggested by a committee headed by Jaya Jetli ji. If we look at the status of child marriages in India, then it has been reducing from since the last few decades, and still there is higher prevalence of child marriage in West Bengal, Bihar, and Tripura region. But still, there has been a reduction in states like Madhya Pradesh, Rajasthan, and Haryana. So, if we look at the global scenario, then the total number of girls who have married in childhood currently stands at about 12 million per year. So, in India, we have laws like Prohibition of Child Marriage Act, and in 2021, the government also tabled the amendment bill to it to raise the minimum legal age of marriage. Government has also launched certain schemes to prevent girl child marriage. First, of course, is the Sukanya Samriddhi Yojana, under which the parents are encouraged to invest and build funds so as to allow or to facilitate the future studies and marriage of expenses of their girl child. Balika Samriddhi Yojana is aimed to ensure that
enrollment and retention of girl child in primary and secondary schools can be ensured. Similarly, there is Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan, which is aimed to promote girl child safety before and after they are born. So the next topic is BARD. This topic is important for your science and tech section. Google has finally decided to launch its own chatbot called BARD, which will be challenging the OpenAI and its chatbot called the chat gpt. So chat gpt, what is chat gpt? It's a type of generative ai which can be used to create new text, images, video, code, or synthetic data. It's a complex machine learning model developed by open ai research firm, and it is basically a large language model. It can provide you any kind of answer to any kind of questions, and it gives human like chatbot response. So, what is Bard? Bard is also a conversational AI chatbot of Google, and it will give you in depth conversational and essay style answers. It is also built on transformer technology, which is the bedrock of ChatGPT, also. But of course, Google is looking to only have its limited rollout, and it is hard to say whether it will be able to compete with ChatGPT or it would be better than the ChatGPT. So the next topic is liberalized remittance scheme. This topic is important for your economy section. The Union Budget has recently proposed tax collection at source for foreign outward remittances under the liberalized remittance scheme of 20% of entire value. Of course, there would be certain exceptions, like if money is being transferred for education or medical purposes, then this tax collection would not apply. You know that Indians are allowed to transfer foreign currency under the Foreign Exchange Regulations or FEMA Act. So, as per liberalized remittance scheme, which was brought out by RBI in 2004, resident individuals can remit a certain amount of money during a financial year to a foreign country for investment and expenditure. The total limit currently stands at $250,000 per year. So it can be used to pay your expenses like traveling, medical treatment, studying, maintenance of close relatives, gifts, donations, etc. The amount can also be invested in shares, debt instruments, etc., or purchase of immovable properties. But there are certain restrictions also. Like, you cannot buy and sell foreign exchange abroad for the purpose of purchasing lottery tickets or proscribed magazines, etc. And also items which are restricted under schedule 2 of FEMA rules, it cannot also be used. LRS cannot be used to transfer money for that. Similarly, there are certain countries which have been identified by Financial Action Task Force as sanctioned countries or non-cooperative countries and territories. Then also you cannot transfer money to those countries also. So the next topic is core inflation. This topic is important for your economy section. So S&P Global Ratings has said that core inflation in India has been declining, and it will be elevated to 6.25%, and there will be uh, limited need to further rate hikes in India. So what is core inflation? So it is the change in the price of goods and services, but it does not include the volatile prices which are of food and energy sector. So that's core inflation is being used by central banks to achieve the objective of controlling total inflation. So it is also used to determine the impact of rising prices on consumer income. But what is headline inflation and how it differentiates from core inflation? So headline inflation is basically meant for the public consumption. So it's a raw inflation figure which is reported through the consumer price index. So whatever you see in the news channels, you see the headline inflation, because it also calculates the prices of a certain basket of goods and services, which also include food and energy sector. But for the purpose of monetary policy making, we cannot rely on headline inflation because it is including volatile prices of food and energy sector. So for that purpose, core inflation data is used by the government or by the central banks to make policies. So the next topic is Sarna religious code. This topic is important for your social issues. West Bengal government has said that they will be tabling two motions in assembly. One of them is to recognize Sarna religion of the tribals. So tribal communities of 5 states
Odisha, Jharkhand, Assam, Bihar, West Bengal, they are striving, or they are demanding that their religion should be identified as a separate one. So these are called the Sarna religious people. They are nature worshippers, and they worship Jal, Jungle, and Zameen. They pray to the land, to the trees and hills. They do not practice idol worship. They do not also follow any Varna system or heaven and hell concept. So they are about 50 lakh tribal people in the and they identify themselves as people belonging to the faith of Sarna. So the next topic is vermins. This topic is important for your environment section. So Wildlife Institute of India is working to develop certain immunocontraceptive measures so that population of vermin species can be managed. So vermins are those species of animals who have been who are being considered as problem or nuisance animals because they attack humans, crops, livestock, or property. So they are placed under Schedule 5 of Wildlife Protection Act. So there are, if we look at Wildlife Protection Act, then there are 6 schedules. Under Schedule 1 and 2, there is supreme protection to the animals. Under Schedule 3 and 4, these animals are also secured, but the penalties are comparatively less. Schedule 5 animals are vermins, which means that they can be hunted by the people. If we look at the Schedule 6, then there are plants, trees, and crops which are mentioned here, which are banned from cultivating and planting in India. So the next topic is quasi-crystals. This topic is important for your science and tech and environment section both. Recently, scientists have also discovered a third natural source of quasi-crystals. These quasi-crystals are basically amorphous solids of glasses which follow a precise pattern of crystals. Atoms are arranged in such a format that they repeat the pattern themselves at irregular intervals, and they are basically microscopic grains if you look at them. And even a fragment of them was observed from a meteorite which was found lying in Russia. These natural quasi-crystals also were found from the Trinity atomic bomb test of the Manhattan Project, and these were also found from the sandhill dunes of northern Nebraska. Where are these quasi-crystals used? Because they are poor heat conductors, they are good insulators. That's why they are used in surgical instruments, LED lights, and even non-sticky frying pans. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.